नमस्कार भाइयों। स्वागत है आपका रामबन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों, आज जो है हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रहे हैं। करंट अफेयर्स जो हर एक एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। याद रखना, हम इसमें जो करंट अफेयर्स के सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। तो आज हम जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन का के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और ये नहीं कि स्क्रीनशॉट नहीं, प्लीज और प्लीज अपने हाथ से अलग लिखना शुरू कर दीजिए। सारी करंट अफेयर इकट्ठी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर्स भैया, करंट अफेयर्स 2023 से शुरू कर रहे हैं। तो ये जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स है, जितनी भी है ये भाई। ठीक है, एक आध चीजें हैं जो दिसंबर में की भी है, जो लास्ट दिसंबर की है उनकी भी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहली चीज, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। तो भैया जी, भारत सरकार ने यूएनओ से कहा कि भाई हम आप जो है हम हमारा जो मुख्य अनाज है वो है मोटे अनाज, यानी बाजरा वगैरह, मिलेट्स वगैरह। ठीक है, इनके वर्ष के रूप में 2023 को घोषित कीजिए। तो भारत की सिफारिश पर यूएनओ ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। ऑप्शन में अगर बाजरा नहीं आया तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का मतलब यह भी हो सकता है मोटे अनाज का वर्ष। तो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिए भैया जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले फैक्ट की तरफ। हाल ही में नॉर्वे में 2000 वर्ष पुराना, हाल ही में नॉर्वे में 2000 वर्ष पुराना रून स्टोन शिलालेख खोजा गया। यह रूनी वर्णमाला में विश्व का प्राचीनतम शिलालेख है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया कि रून स्टोन शिलालेख। देखिए, पत्थर पर रूनी लैंग्वेज में या रूनी वर्णमाला में लिखे हुए शिलालेख को रून स्टोन शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि रून स्टोन एक ही है, और भी शिलालेख हैं। कहां खोजा गया है? नॉर्वे में खोजा गया है। नॉर्वे में खोजा गया 2000 वर्ष पुराना, लगभग 2000 वर्ष पुराना खोजा गया है, जो रूनी भाषा का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। रूनी भाषा का सबसे प्राचीनतम शिलालेख रून स्टोन शिलालेख कहां खोजा गया? नॉर्वे में खोजा गया है। विशेष ध्यान रखेंगे भाई। अगले क्वेश्चन या अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। किसमें शामिल किया है? संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है नील कुरिंजी को। किसने भैया जी? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने। ये एक मंत्रालय है जिसने नील कुरिंजी को संरक्षित पौधे की श्रेणी में शामिल किया है। अब जो नील कुरिंजी होता है, इसकी कुछ खासियतें हैं। पहली बात तो ये कि ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट की तरफ मिलता है। मुख्य रूप से दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। और जो शोला वन वगैरह हैं पश्चिमी घाट में, मुख्य रूप से शोला वन, ठीक है, यहां के क्षेत्र में मिलता है ये। अब यहां से लेकर पश्चिमी घाट से आगे नीलगिरी की तरफ चले जाइए। अब नील कुरिंजी के कारण ही उस पर्वत का नाम नीलगिरी पर्वत कर दिया गया। नील कुरिंजी बहुतायत में पाया जाता, नीले रंग का, इसीलिए क्या हो गया? उसका पर्वत का नाम नीलगिरी पर्वत हो गया। देखने में क्योंकि पूरा नीला दिखाई देता है और नीले और बैंगनी कलर के होते हैं। नील कुरिंजी की एक खासियत और है कि जो नील कुरिंजी होता है ये 12 वर्ष में एक बार फूल खिलता है। इसका 12 वर्ष में एक बार खिलने वाला फूल होता है नील कुरिंजी। नील कुरिंजी का फूल 12 वर्ष में खिलता है, ये भी ध्यान रखिए। इसको पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। अगर कोई इसके पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, सजा हो सकती है, जुर्माना लगेगा। यह ध्यान रखना, संरक्षित पौधे की सूची में नील कुरिंजी को शामिल कर दिया गया है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। देखिए, एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक चीज को आप लिखते हुए चलेंगे। ऐसे नहीं कि भैया बस पढ़ लिया काम खत्म। एक एक चीज को, हर चीज, हर लाइन एक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस को गांधी पुलिस भी कहा जाता है। अब ये राजस्व पुलिस है क्या? देखिए भैया, ये जो उत्तराखंड में कुछ एरिया ऐसे हैं जो सुदूर एरिया है, जहां पर मतलब आम लोग जो थोड़ा पहुंचने में दिक्कत आ रही है, तो ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर क्षेत्र है। तो वहां पर क्या होता है, वहां के जो तहसीलदार होते हैं, वहां के जो पटवारी लेखपाल वगैरह होते हैं,
इन्हीं को पुलिस का काम सौंप दिया जाता है। इसे ऐसे लोगों को बोलते हैं राजस्व पुलिस व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जहां पर पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार वगैरह यही क्या संभाले, पुलिस का भी काम संभाल रहे हैं, तो इन्हें राजस्व पुलिस व्यवस्था कहा गया। और इन पुलिस वाले के पास हथियार नहीं होते, सिर्फ डंडे का काम होता है। इनके हाथ में सिर्फ डंडा दिया जाता है, हथियार नहीं दिए जाते। जैसे पुलिस वाले को बंदूक वगैरह मिल जाती है, तो इनको भी सिर्फ डंडे से काम चलाना होता है, तो इसलिए इन्हें गांधी पुलिस भी कहा जाता है। अब उत्तराखंड ने कहा कि अब ये उत्तराखंड में नहीं चलेगा, पुलिस का काम पुलिस ही करेगी, लेखपाल वगैरह इस काम को नहीं करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या होती है, कहां पर चल रही थी, उत्तराखंड में। अब इसको समाप्त घोषित कर दिया गया कि अब ये नहीं चलेगा उत्तराखंड में। भाई आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है, भारतीय मूल की है, मनप्रीत मोनिका सिंह। अब देखिए, अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विदेश में किसी बड़ी पोस्ट को ग्रहण करता, अचीव करता, तो वो आपको मालूम होना चाहिए, जो तुरंत ताजा, मतलब तुरंत में, करंट में किया है। तो भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। इन्होंने हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हैरिस काउंटी जगह है, वहां के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है मनप्रीत मोनिका सिंह ने। अमेरिका में है, भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अगले फैक्ट पर चलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलें। ऐसा नहीं, भाई बोलने के लिए मैं भी बोल दूंगा कि भैया ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लिए हुए आप ईमानदारी से देखना। आपके फोन में जो भी तैयारी कर रहे बच्चे, उनके फोन में बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए होंगे, लेकिन उन्हें देखने का फुर्सत नहीं होती है और ढंग से हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते। अपने मन को टटोल कर देख लीजिए। जिसको आपने अपने हाथों से कॉपी पर लिख दिया, नोट्स बना लिए, वही 100% यूटिलाइज होता है, ये ध्यान रखना भाई। ओके, अब देखिए, भारतीय अमेरिकी अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। तो वो अमेरिका में सिख जज थी, यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है कौन, अरुणा मिलर बनी है। ये भी भारतीय मूल की है, अमेरिकी नागरिक है। अमेरिका में कहां बनी है, मैरीलैंड में। ठीक है, अरुणा मिलर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। मनप्रीत कौन बनी है, सिख जज, पहली महिला सिख जज बनी है। एक और देखते हैं। हाँ जी, ये कह रहे 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, बाल विज्ञान याद रखना, बाल मतलब चिल्ड्रन, बच्चों की बात कर रही है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। तो ये जो देखिए, जनवरी के महीने में कई सारी चीजों का आयोजन होता है, प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। तो ये 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ, अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में हुआ है। 30वें नंबर की है, महत्वपूर्ण चीज याद रखना, जनवरी 2023 की बात है ये। अगले पर चलते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, वो 30वीं क्या थी, 30वीं थी बाल विज्ञान कांग्रेस। ये क्या कौन सी है, 108वीं है। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन नागपुर में हुआ। 108वें नंबर की है, कहां हुआ, नागपुर में आयोजन हुआ। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर विजयलक्ष्मी सक्सेना। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजयलक्ष्मी सक्सेना। 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां हुआ, नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी सक्सेना हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी बात करें तो जो पहली हुई थी, पहली जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कहां हुई थी। पहली राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस अंग्रेजों के टाइम में कहां हुई थी, कोलकाता में हुई थी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अध्यक्ष थे आशुतोष मुखर्जी। पहली राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आशुतोष मुखर्जी थे, जो कि कोलकाता में हुई थी। ठीक है, और अभी 108वीं कहां हुई, 2023 में नागपुर में हुई। डॉक्टर विजयलक्ष्मी सक्सेना इसके अध्यक्ष हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा भाई। पहली थी कोलकाता में आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। इसके बाद अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में 17वां हुआ। संस्करण का आयोजन इंदौर में हुआ। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 17वां था 2023 में, इसका आयोजन कहां हुआ, इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश, इंदौर में। ठीक है, इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। मुख्य अतिथि कौन थे, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली तथा सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, संतोषी नहीं है, संतोखी रहे।
सूरीनाम और गुयाना, ठीक है। मोहम्मद इरफान अली तथा चंद्रिका प्रसाद संतोखी गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति इसके चीफ गेस्ट रहे, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। 9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उनके लौटने की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू कराया था नई दिल्ली में। पहला प्रवासी भारतीय दिवस या पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2003 में नई दिल्ली में। तो इसमें जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं वो भारत में आते हैं भैया, उनको भारत में आमंत्रित किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो इस बार 17वां हुआ 2023 में, कहां हुआ? इंदौर में हुआ। गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति और गुयाना के राष्ट्रपति, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी कौन रहे? चीफ गेस्ट रहे। ओके, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा भाई। ओके जी, देखते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, एक एक चीज के नोट्स बनाते चलना। भारत ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए एक दिवसीय मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराया। यह एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से जीत का विश्व रिकॉर्ड है। तो भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की श्रृंखला हुई जिसमें भारत ने श्रीलंका को 3-0 से हराया। अब तिरुवनंतपुरम केरल में जो मैच हुआ, ठीक है, वनडे मैच, इसमें भारत ने 390 रन बनाए और श्रीलंका को 73 रन पर ऑल आउट कर दिया और जीत का अंतर रहा 317 रन, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वनडे में जीत के अंतर का। इससे पहले न्यूजीलैंड के नाम था, अब भारत के नाम हो गया है। सबसे ज्यादा गैप का या अंतर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है? भारत के नाम है। भारत ने श्रीलंका को हराया है। किसमें भैया? वनडे मैचों में। एक कितने बड़े अंतर से? 317 रन के अंतर से। आगे बढ़ते हैं भैया जी। आगे क्या कह रहा है? भारत ने दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 महिला T20 विश्व कप को जीता। भारत ने किसको जीता है? महिला अंडर 19 महिला T20 विश्व कप को जीता। और यह भी ध्यान रखना है, ये जो विश्व कप है ये पहला विश्व कप है भैया, इस तरह का ये पहला विश्व कप है। तो पहले विश्व कप को किसने जीता है? भारत ने जीता है। ये कौन सा है? फर्स्ट है, फर्स्ट वर्ल्ड कप है इस तरह का, याद रखिए। भारत ने फाइनल में किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। किसने जीता? भारत ने। फाइनल में किसे हराया? इंग्लैंड को हराया। और ये पहला ही आयोजन था, पहला ही संस्करण था जिसको भारत ने जीता है। एक चीज और याद रखेंगे, जो ओरिजिनल T20 पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका पहला संस्करण भी भारत ने जीता था और उस समय भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। तो पहले T20 विश्व कप पुरुषों वाला, ठीक है, मेंस, और ये सीनियर वाली बात चल रही है, ये जूनियर वाली, अंडर 19 वाली बात नहीं चल रही। इसके विजेता भी भारत थे और अंडर 19 T20 महिला विश्व कप के पहले विजेता भी भारत ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया जी। इसके बाद वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बन गए हैं। सबसे युवा बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी मारी है भाई। यह दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 8वें और भारत के 5वें बल्लेबाज हैं। जब इन्होंने ये कारनामा किया उस समय तक वर्ल्ड के 8 बल्लेबाजों ने डबल सेंचुरी लगाई है वनडे मैचों में, तो जिनमें से 8 में से 5 भारतीय हो चुके हैं। विश्व के 8वें और 5वें भारतीय। और यह भी ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि वनडे मैचों में सबसे पहले डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर के नाम है। वनडे मैचों में सबसे पहली डबल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। और भारत के अब तक 5 खिलाड़ी लगा चुके हैं और भारत के 5 खिलाड़ी, वर्ल्ड के कितने? 8 खिलाड़ी। सबसे युवा कौन है? शुभमन गिल। शुभमन गिल भारतीय खिलाड़ी है जो सबसे युवा, सबसे कम उम्र में जिन्होंने वनडे में डबल सेंचुरी लगाई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, वहां पर अमेरिका में हमने बताए थे, ठीक है, 2 बताई थी, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक जज। अब यहां भी देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक एसी चरनिया, इनको एक साथ लिख लेना आप, जब आप कॉपी में लिखे तो इनको एक साथ लिख लेना। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है एसी चरनिया को नासा ने मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया है। मैन टेक्नीशियन नियुक्त किया गया है एसी चरनिया को। किसके द्वारा भैया जी? टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट कह सकते हैं, प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है नासा के द्वारा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा मुख्य प्रौद्योगिकीविद किसको घोषित किया गया है? एसी चरनिया को नियुक्त किया गया है। यह रोबोटिक्स तथा अंतरिक्ष मामलों में विशेषज्ञ हैं। ये रोबोटिक्स में भी विशेषज्ञ है और अंतरिक्ष मामलों के भी विशेषज्ञ है, तभी तो नासा ने इन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। तो कौन है भैया? एसी चरनिया। किससे? भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी नागरिक है, नासा में मुख्य प्रौद्योगिकीविद घोषित हुए हैं या नियुक्त हुए हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों जो भारतीय मूल के अमेरिकी थे, जज सी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्य प्रौद्योगिकीविद, तीनों को एक साथ इकट्ठा लिख लेना भैया जी। आगे देखते हैं। असमिया भाषा के प्रसिद्ध लेखक नीलमणि फुकन का जनवरी 2023 में निधन हुआ। असमिया भाषा के लेखक थे नीलमणि फुकन, इनका जनवरी 2023 में निधन हुआ। इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ था। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 56वां। 2021 का जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो नीलमणि फुकन को ही मिला था। ओके भैया जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए आईसीसी पुरस्कार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पुरस्कार 2022। 2022 क्यों? 2022 में प्रदर्शन के लिए 2023 में तो दिए जाएंगे, तो पूरे साल 2022 में जो प्रदर्शन हुआ उसके आधार पर 2023 में आईसीसी पुरस्कार घोषित किए गए। अब इनमें देखिए भैया जी, ये ध्यान से देखना। मेंस यानी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। टेस्ट में है बेन स्टोक्स, वनडे में है बाबर आजम। ये ऑफ द ईयर चुन रहे हैं। आजकल एक और चल रहा है क्रिकेटर ऑफ द मंथ, मंथ वाला भी होता है लेकिन मंथ से ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑफ द ईयर। ऑफ द ईयर का मतलब पूरे साल के प्रदर्शन के आधार पर होता है, तो मंथ वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब आप समझ रहे हैं भाई। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, वनडे में कौन है? बाबर आजम, 2020 में कौन है? सूर्य कुमार यादव, भारत के, महत्वपूर्ण हो गया है, भारत के तो पक्का महत्वपूर्ण है। ओके, मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उभरता हुआ, जो एकदम से नए आए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मार्को जॉनसन है, दक्षिण अफ्रीका के। इमर्जिंग, मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए टेस्ट में कौन? बेन स्टोक्स, वनडे में कौन? बाबर आजम, T20 में कौन? सूर्य कुमार यादव, और इमर्जिंग क्रिकेटर कौन है भैया पुरुषों में? मार्को जॉनसन, दक्षिण अफ्रीका के। ओके, यहां पर क्लियर हो गया, ये मेंस से जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा वुमेन्स की बात कर लेते हैं। वीमेंस वनडे क्रिकेटर नटालिया साइवर है, इंग्लैंड की, नटालिया साइवर इंग्लैंड की है। T20 में तहलिया मैग्रा है, ऑस्ट्रेलिया की, तहलिया मैग्रा। विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर रेणुका सिंह, भारत की, महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया, भारत है तो इमर्जिंग क्रिकेटर में कौन हो गई है? रेणुका सिंह है, भारत की। ओके, वनडे में, T20 में और इमर्जिंग में। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, बाबर आजम, पाकिस्तान। याद रखना, ये जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बोल देते इसे। देखिए, एक तो होता T20 का, एक होता टेस्ट का, एक होता वनडे का, एक ओवरऑल फॉर्मेट की बात चल रही है, जो मेन क्रिकेटर की बात है। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको घोषित की जाती है? जिसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बोला जाता है, तो इसको आप बोल सकते हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी का भैया जी क्या क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे बोलेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, इस ट्रॉफी को बोल सकते हैं क्रिकेटर, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बाबर आजम। राचेल हेओ फिल्म ट्रॉफी नटालिया साइवर, इंग्लैंड, इसे मेंस क्रिकेटर, और ये कौन होगी? वुमेन्स क्रिकेटर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अगर ये कह रहा सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ठीक है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और राचेल हेहो फ्लिन ट्रॉफी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा सकता है। उम्मीद है ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड आसिफ शेख, नेपाल के। स्पिरिट का मतलब ऐसा खिलाड़ी को दिया जाता है जो क्रिकेट के लिए पूरी तरह से समर्पित है, जिसमें खेल की भावना सबसे अच्छी है। सर्वश्रेष्ठ खेल भावना या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड आसिफ शेख, नेपाल के। और अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ, इंग्लैंड के हैं। अंपायर ऑफ द ईयर कौन है? रिचर्ड इलिंगवर्थ है। तो ये भैया हमने
आपको आईसीसी पुरस्कार बताए, और भैया जितने बताए हैं इनको अभी आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि किसी को भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने जितना भी पूछा जा सकता सारे को लिख दिया यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया जी। इसके बाद अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव में, तमिलनाडु में चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव में, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हल्का सा दिमाग में रखिए, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 की शुरुआत की गई। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2023 की शुरुआत तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मिशन के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों द्वारा बनाए गए 150 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। जो सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने जो 150 छोटे सैटेलाइट बनाए, माइक्रो सैटेलाइट, उनको लॉन्च किया गया यहां से। यह मिशन मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा सहयोग किया गया है। तो इस मिशन में जो 80% धन लगता है वो मार्टिन फाउंडेशन मुहैया करा रहा है। इससे क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष मिशन, इन सब से जोड़ा जा सकता है। तो सरकारी स्कूल के छात्रों को अंतरिक्ष के मामले में, सैटेलाइट के मामले में बढ़ावा देने के लिए ये एपीजे अब्दुल कलाम मिशन कहां शुरू हुआ? चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में। ठीक है, और इस मिशन के तहत 150 किसको लॉन्च किया गया? छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, और वो सैटेलाइट किसने बनाए थे? स्कूल के छात्रों ने बनाए थे भाई। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। भैया जी इंपॉर्टेंट है, अंधता यानी कि ब्लाइंडनेस, अंधापन, ब्लाइंडनेस के नियंत्रण के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना। ठीक है, उम्मीद है डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो इसमें तो एक्सप्लेनेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। दिसंबर 2022 में ब्राजील के फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले का निधन हुआ। इनका वास्तविक नाम एडिसन अरांटिस डो नेसिमेंटो था। पेले, पेले ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी, ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ। और ये जो पेले थे इन्हें ब्लैक पर्ल भी कहते थे। क्या कहते थे? ब्लैक पर्ल भी कहते थे। और इनका ओरिजिनल नाम था एडिसन अरांटिस डो नेसिमोंटो। और ब्राजील में ये इतने महान माने गए कि इन्हें धरोहर घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? हेरिटेज यानी धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, इतने महान खिलाड़ी थे पेले। ब्राजील ने जो सबसे ज्यादा फुटबॉल के विश्व कप जीते हैं, उन फुटबॉल विश्व कपों में से 3 विश्व कप के सदस्य पेले रहे थे। फुटबॉल के 3 विश्व कप के सदस्य कौन रहे? पेले रहे थे भाई, ये विशेष ध्यान रखना है भाई। तो ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ, ये दिसंबर के लास्ट की बात है। यहां पर हमें लगा कि आपको मालूम होना चाहिए, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, तो दिसंबर का भी हमने चीज उठा दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। चेन्नई के हवाई अड्डे में पीवीआर द्वारा मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा परिसर में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स है। यानी कि अब हवाई अड्डा का जो अंदर जाकर आप सिनेमा का लुत्फ उठा सकते हैं। ये पीवीआर द्वारा पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया गया, स्थापित किया गया, जो हवाई अड्डे के अंदर है। भारत का पहला पीवीआर या मल्टीप्लेक्स किसके अंदर? चेन्नई एयरपोर्ट के अंदर है। याद रखिए भैया जी, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन से हवाई अड्डे के अंदर स्थापित हुआ है, तो चेन्नई हवाई अड्डे के अंदर स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई। तो देखिए 2022 खत्म हुआ तभी तो ये चुनी गई। ठीक है, तो कुछ पुरस्कार होते हैं जो वर्ष की समाप्ति पर, तो मिस यूनिवर्स भी वर्ष की समाप्ति पर होता है। अब जो 2023 चुनी जाएगी, 2023 के बाद 24 की शुरुआत में चुनी जाएगी। ठीक है, तो अमेरिका की बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई। हरनाज संधू पिछली बार की थी, इस बार बोनी गैब्रियल है। हरनाज संधू ने इनको क्या पहनाया? ताज पहनाया। और उस समय चर्चा में भी आई थी हरनाज संधू ने कि भाई उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर बाद में पता चला, लोगों को सफाई आई उनके सामने की तरफ से कि उन्हें कोई बीमारी है जिसकी वजह से उनका अचानक वेट बढ़ रहा है।
ठीक है, तो हरनाज संधू ने इन्हें ताज पहनाया था। आर बोनी गैब्रियल कहां की है? अमेरिका की है भाई। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का संग्रहालय स्थापित किया गया। पहले ताड़ के पत्तों पर चीजें लिखी जाती थी, तो ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि, पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी गई पुस्तक है उसे पांडुलिपि बोलते हैं। तो हाथ से लिखे गए लेख को पांडुलिपि बोलेंगे। ताड़ के पत्तों पर जो पांडुलिपि है, इसका पहला म्यूजियम कहां स्थापित किया गया? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया। यह इस प्रकार का विश्व का पहला संग्रहालय है। यह ताड़ के पत्तों वाला वर्ल्ड का पहला म्यूजियम है, पहला संग्रहालय है भैया, तिरुवनंतपुरम में। इंपोर्टेंट है, आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। ठीक है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार 2025 तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर कर दिया जाएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कह रहा है कि 2025 तक पूरे के पूरे देश को डॉपलर रडार नेटवर्क से कवर कर दिया जाएगा। अब ये जो डॉपलर रडार नेटवर्क होते हैं, ये हर जगह की स्थितियों का आकलन करके मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध करा देंगे। अभी पूरे भारत को कवर करने का इरादा है, कब तक? 2025 तक। तो उसके बाद जितनी भी मौसम संबंधी जानकारी आया करेगी, फोरकास्ट होंगे, उनमें सटीकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वर्तमान में भारत में डॉपलर रडार की संख्या 37 है, जो 2025 तक 62 कर दी जाएगी। अभी 37 चल रही है, 25 और करेंगे तो 62 हो जाएगी। तो अभी इससे क्या होगा कि फिर पूरे देश का कोई एरिया ऐसा नहीं रहेगा जहां पर हम मौसम की भविष्यवाणी अच्छे ढंग से ना कर पाए। ठीक है, किसने कहा? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2025 तक डॉपलर रडार नेटवर्क से कवर करने की बात कही है। डॉपलर रडार नेटवर्क क्या होता है? मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ। हॉकी का विश्व कप भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ इस बार का। ठीक है, फाइनल मैच में जर्मनी ने बेल्जियम को हराया, ये ध्यान रखिए, फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है। हॉकी विश्व कप भारत में हुआ इस बार का, फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। आयोजन कहां हुआ? कलिंगा स्टेडियम में हुआ, भुवनेश्वर में। ठीक है, जर्मनी ने तीसरी बार हॉकी विश्व कप ट्रॉफी जीती है। तो हॉकी विश्व कप जर्मनी ने कितनी बार जीता? 3 बार। सबसे ज्यादा बार किसने जीता? पाकिस्तान ने जीता है। जर्मनी ने 3 बार जीता है, पाकिस्तान ने 4 बार जीता है और भारत ने 1 बार जीता। ये भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बार पाकिस्तान ने जीता है, 3 बार जर्मनी ने जीता। इस बार का चैंपियन जर्मनी है। फाइनल में किसको हराया? बेल्जियम को हराया। कहां पर आयोजन हुआ? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में फाइनल मैच खेला गया था। ओके भैया जी, ओके। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं अब हम। बेंजामिन नेतन्याहू ने 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बेंजामिन नेतन्याहू ने 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, 6ठी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और लूला डिसिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। लूला डिसिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति और बेंजामिन नेतन्याहू 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। उम्मीद है ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये तो देखिए, इनमें तो कुछ बताने नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए जनवरी की बात है तो पता होना चाहिए कहां पर हुआ। अच्छा जी, अमेरिका में पहली बार एम्बर मैकलॉघलिन नामक ट्रांसजेंडर महिला को मौत की सजा दी गई। अमेरिका में पहली बार हुआ है कि किसी ट्रांसजेंडर महिला को मौत की सजा दी गई है, पहली बार अमेरिका के इतिहास में ऐसा हुआ है। ठीक है, और नाम था एम्बर मैकलॉघलिन। ठीक है, इनको जो मौत की सजा दी गई तो पहले बात आई कि फांसी दी जाएगी, लेकिन फिर फांसी की बजाय इन्हें जहर का इंजेक्शन दिया गया। इन्हें इंजेक्शन लगाकर, जहर के इंजेक्शन से इन्हें मौत की सजा दी गई। पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को अमेरिका में सजा दी गई है, एम्बर मैकलॉघलिन। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा सा याद रखिए, एम्बर मैकलॉघलिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच संचालित होने वाली नदी क्रूज सेवा, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा कौन सी है? गंगा विलास। गंगा विलास नाम याद रखेंगे, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलेगी। ठीक है, ओके। और ये क्या है कि भारत की कई सारी नदियों से होती हुई गुजरेगी और विश्व की सबसे लंबी क्रूज सेवा बनेगी गंगा विलास क्रूज सेवा। गंगा विलास पर ध्यान रखना भाई। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में यूविन नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया यूविन नाम का प्लेटफॉर्म? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ये जो यूविन है, ये कोविन ऐप जो आया था कोरोना के दौरान, उससे प्रेरणा ली गई यूविन की। अब इससे क्या होगा कि इससे जितनी भी महिलाएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं जिनको टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीनेशन किया जाता है, उनके वैक्सीनेशन या टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यह प्लेटफॉर्म महिला और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने का काम करेगा। तो अब क्या है कि डिजिटल रूप में प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड सरकार के पास पहुंच जाएगा कि किस बच्चे को, किस महिला को कौन कौन सा टीका लगाया जा चुका है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। कौन सा नाम है? यूविन। किससे प्रेरणा है? कोविन से, जो कि कोरोना के दौरान आया था। आगे बढ़ते हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक के संगठन ISIL-C को आतंकवादी संगठन घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ने इराक के संगठन ISIL-C को आतंकवादी संगठन घोषित किया। अब देखिए, अब पूछा जा सकता ISIL-SEA क्या है? आतंकवादी संगठन है। कहां का है? इराक का। महत्वपूर्ण है, कहां का है? इराक का। यूएनओ ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। ISIL-SEA का फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन देश के शहर ओडिशा, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। हमारा उड़ीसा राज्य है और यहां पर ओडिशा शहर है। तो यूक्रेन देश का शहर है कौन सा भैया? ओडिशा। यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में स्थान दे दिया है, शामिल कर दिया है। तो किसने किया? यूनेस्को ने। कैसे में? लुप्त प्राय विश्व धरोहर, ऐसी विश्व की ऐसी धरोहर जो लगभग समाप्त होने को है, उसको बचाने की जिम्मेदारी संपूर्ण मानवता की है। ऐसी धरोहर किसने को घोषित किया? ओडिशा शहर को घोषित किया है। और ये ओडिशा शहर कहां पर था? यूक्रेन में। अभी आपको पता है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो ये घोषणा होने का मतलब ये है कि रूस से ओडिशा को सिक्योरिटी मिल गई। अब रूस को कोशिश यही रहेगी रूस की कि अब वो इधर कोई आक्रमण ना करे। रूस के आक्रमणों से सिक्योर करने के लिए लुप्त प्राय विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है ओडिशा शहर को। कहां का? यूक्रेन का। ठीक है, अब आ जाते हैं। ओडिशा शहर यूक्रेन का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यह काला सागर के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। काला सागर के उत्तरी पश्चिम, ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट जो कोस्ट है उस पर स्थित है भैया ओडिशा शहर। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है भाई? सभी जानते हैं, यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव, सभी जानते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। जैविक खेती का विस्तार करने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। जैविक खेती, जैविक खेती का मतलब ऐसी खेती जिसमें केमिकल का प्रयोग ना किया जाए, ऐसी खेती को जैविक खेती कहते हैं। और जैविक खेती का विस्तार करने वाले देशों में भारत का नंबर कौन सा भैया? भारत का तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी, अब गणतंत्र दिवस समारोह हुआ 2023 में, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड की झांकी को मिला, दूसरा नंबर महाराष्ट्र और तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो थीम थी वो दीपोत्सव था, दीपावली दीपोत्सव, दीपों का जो उत्सव था उसका वो थीम थी। तृतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला। सरकार ने यह घोषित किया, पहला उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश। लेकिन पॉपुलर चॉइस, सरकार ने एक क्या कराया? ऑनलाइन जो है वोटिंग कराई, ऑनलाइन वोटिंग कराई और पूछा कि आपके हिसाब से कौन सी झांकी सर्वश्रेष्ठ है। तो लोगों ने वोट की, तो उसके अनुसार पहला स्थान गुजरात का रहा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र का रहा ऑनलाइन वोटिंग के अनुसार, जिसे पॉपुलर चॉइस कहा गया। तो अगर सवाल बनता है, मैंने तीनों इसलिए लिखे हैं जिससे आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अगर सवाल बनता है कि गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड, पॉपुलर चॉइस में सर्वश्रेष्ठ झांकी गुजरात रही है भैया जी। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, पॉपुलर चॉइस और नॉर्मल। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस
समारोह 2023 के मुख्य अतिथि रहे। ये 200 गलती से लिख गया, उसको छोड़ देना। तो मिस्र के राष्ट्रपति जो थे इस बार गणतंत्र दिवस 2023 के चीफ गेस्ट रहे भाई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस बार के हमारे रिपब्लिक डे परेड जो हुई उसके चीफ गेस्ट थे मिस्र के राष्ट्रपति। अब देखिए एक बात और, जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत में आते हैं तो भारत ने मिस्र के साथ और भी चीजों पर भी काम किया। इससे पहले, यहां से पहले एक चीज और हो चुकी थी, वो देखिए, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच, भारत तथा मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ। तो राजस्थान के जैसलमेर में दोनों सेना, भारत की सेना और मिस्र की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। नाम क्या रखा गया? साइक्लोन फर्स्ट। किस किस के बीच? भारत और मिस्र। और पहली बार हुआ ये कि भारत और मिस्र की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। भारत की और मिस्र की सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास यही था, साइक्लोन फर्स्ट। इससे पहले कभी नहीं हुआ था, यह भी ध्यान रखना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वसंत श्रवण कुमार के नेतृत्व में दिल्ली के पुराने किले में खुदाई का कार्य किया जाएगा। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI ने कहा है कि जो दिल्ली के पुराना किला है उसमें खुदाई करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, और उसकी लीडर कौन होंगे? वसंत श्रवणकार। अब से पहले कई बार पुराने किले में खुदाई हो चुकी है भाई, ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है, पहले भी कई बार हो चुकी है, अलग अलग टाइम पर बहुत बार खुदाई हो चुकी है। और उससे जो प्रमाण मिले हैं, तो बताया गया है उससे प्रमाण मिले हैं कि जो पुराना किला कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने बनवाया, तो शेरशाह सूरी ने इसका कुछ हिस्सा बनवाया, इसका जो बाकी का हिस्सा है वो बहुत पुराना है। ये मौर्य काल से भी पहले के सबूत मिले हैं इसमें। तो पुराना किला मौर्य काल से भी प्राचीन है, इसीलिए कहा जाता है कि पुराना किला महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। इसीलिए तो बोलते हैं बहुत सारे लोग कि भाई पांडवों द्वारा निर्मित है। तो किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया, वैसे तो कहा जाता है, लेकिन इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो पांडवों द्वारा बनवाए गए हैं। तो इसी जांच पड़ताल के लिए खुदाई की जाएगी वसंत श्रवणकार के नेतृत्व में। ठीक है। 23 जनवरी 2030 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसे किस नाम से जानते हैं? पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस नाम से जानी जाती है भैया जी? पराक्रम दिवस के नाम से जानी जाती है। ठीक, आ जाते हैं, किस रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। आपदा यानी डिजास्टर, जब कोई देश पर बहुत बड़ी समस्या आ जाती है उसे आपदा बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इस बार यह पुरस्कार उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को प्रदान किया गया। दो को मिला। अब ये जो पुरस्कार है आपदा के क्षेत्र में है, संस्थागत भी व्यक्तिगत भी। ये संस्थागत भी दिया जा सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि ये किसी संस्था को भी दिया जा सकता है और किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, ये व्यक्तिगत भी दिया जा सकता है। इस बार दोनों संस्थाओं को दिया गया है। देखिए, एक होता है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो पूरे देश का में ऐसे डिजास्टर के दौरान काम करती है। उसके नीचे राज्य में होती है SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन से स्टेट की? उड़ीसा की, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको। और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का है। इसको आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया। किसके नाम पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर किया। तो अंडमान निकोबार के 21 द्वीप हैं, उनका नामकरण किसके नाम पर किया है? जो हमारे देश के 21 परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर। मेजर सोमनाथ शर्मा, विक्रम यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, योगिंदर यादव, ये सब जो है, मनोज पांडे, शैतान सिंह, वीर अब्दुल हमीद, इन सभी के नाम पर 21 द्वीपों के नाम पर, मतलब 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का नाम रखा गया है। कहां के? अंडमान निकोबार। इससे पहले भी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप रखे गए थे। ठीक है, वो नाम बदले गए हैं पहले भी और अब भी बदले गए हैं। तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए हैं। किसने किए? प्रधानमंत्री जी ने।
इस बार 11 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए। देखिए, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो भी कब दिए जाते हैं? गणतंत्र दिवस के आसपास दिए जाते हैं। इस बार कितने को दिया गया? 11 बच्चों को दिया गया। देते हैं राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दिए जाते हैं। 6 क्षेत्र हैं: कला संस्कृति, खेल, बहादुरी यानी वीरता, कला संस्कृति, खेल, बहादुरी यानी वीरता, नवाचार, शिक्षा और सामाजिक सेवा में। ये 6 क्षेत्र हो गए। सामाजिक सेवा हो गया, शिक्षा हो गया, नवाचार यानी स्टार्टअप हो गया, ठीक है जी, वीरता हो गया, कला संस्कृति हो गया, खेल हो गया। इनमें से 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इस बार 5 क्षेत्रों में 11 बच्चों को दिए गए हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राजगोपाल पीवी को, भारत के हैं राजगोपाल पीवी, 40वां निवोनो शांति पुरस्कार दिया गया। अब नाम से पता चल रहा कैसा पुरस्कार है? शांति, शांति पुरस्कार है, तो शांति के क्षेत्र में काम करने वाले को ही दिया जाएगा। तो किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? निवानो पुरस्कार। कौन देश देता है? जापान देता है, जापान द्वारा दिया जाता है निवानो शांति पुरस्कार। 40वां दिया गया। किसको दिया गया? राजगोपाल पीवी को दिया गया। पहली बार 1978 में दिया गया था, वो जरूरत नहीं है, पर निवानो शांति पुरस्कार जापान द्वारा दिया जाता है। राजगोपाल पीवी को दिया गया, भारतीय हैं। इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, जरूर याद रखना है भाई। ओके जी, चलिए जी देखते हैं आगे और क्या कह रहे हैं। अभी सियाचिन में ड्यूटी करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान। याद रखनी है, जो सियाचिन है ये विश्व का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचाई का सामरिक स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचाई का सामरिक स्थल है सियाचिन। अब सामरिक क्या होता है? जो युद्ध से संबंधित होता है। सामरिक स्थल युद्ध संबंधित स्थल, ठीक है। सामरिक स्थल है सियाचिन, विश्व का सबसे ऊंचा। इस पर ड्यूटी करने वाली पहली महिला सैन्य ऑफिसर है कैप्टन शिवा चौहान, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और याद रखना, जो हमारे सैनिक होते हैं वो पूरे देश के सैनिक होते हैं। बताना पड़ता है कि भाई ये राजस्थान से या कहां से है, लेकिन सैनिक पूरे देश के होते हैं। इनमें जाति, धर्म या राज्य, भाषा कहीं आड़े नहीं आती। सेना के मामले में सैनिक कोई भी है वो पूरे देश का है, ठीक है, पूरे भारत का सैनिक होता है, ये ध्यान रखिए। तो कैप्टन शिवा चौहान पहली महिला सैनिक ऑफिसर हैं जो कि सियाचिन में ड्यूटी की। जिन्होंने सियाचिन की ड्यूटी बहुत खतरनाक मानी जाती है, ये विशेष ध्यान रखना। इसीलिए जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। ये भी सर वहां पर मिलिट्री में क्लियर है भाई। जनवरी 2023 में 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ। अब मतलब ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग का मतलब क्या है? ये जो रैंकिंग है ये बताती है कि कौन से देश की सैन्य ताकत सबसे ज्यादा है। गोया ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग का मतलब है सैन्य ताकत। तो भारत की जो सैन्य ताकत है उस मामले में भारत का स्थान 4था है पूरे वर्ल्ड में। पहले पर कौन माना जाता है? पहले पर माना जाता है अमेरिका, दूसरे पर कौन माना जाता है? रसिया, और तीसरे पर चाइना, और चौथे पर कौन है? इंडिया है भाई। बाकी देश सैनिक क्षमता के मामले में, सैनिक क्षमता का मतलब हर तरह की सैनिक क्षमता, चाहे वो हथियार है चाहे सेना का मामला, सभी चीजों के निर्धारण के आधार पर भारत 4थे नंबर पर है। अमेरिका, रूस, चीन 4थे नंबर पर भारत है, ठीक है। 145 देशों की लिस्ट तैयार की गई जिसमें भारत का स्थान 4था है। आगे बढ़ते हैं भाई। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला। पहला स्थान स्विट्जरलैंड को, भारत को 112वां। मानव स्वतंत्रता सूचकांक, विकास सूचकांक नहीं, स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है। 2022 में भारत को 112 मिला, पिछली बार 119वां स्थान था। यह सूचकांक 83 अलग अलग संकेतकों के आधार पर है। तो इसमें क्या है? 83 इंडिकेटर हैं। 83 इंडिकेटर, 83 पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है। उस आधार पर भारत का कौन सा स्थान है?
112वां स्थान है। यह सूचकांक कैटो इंस्टीट्यूट अमेरिका तथा फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक कौन जारी करता है? कैटो इंस्टीट्यूट अमेरिका का है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का है। ये दोनों ही जारी करते हैं किसको? मानव स्वतंत्रता सूचकांक। आजकल ये भी पूछा जा रहा है कौन जारी कर रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। भारत का स्थान 112, पहला स्थान स्विट्जरलैंड, 83 इंडिकेटर्स हैं। हाइड्रोजन ट्रेन प्रारंभ करने वाला प्रथम देश जर्मनी, दूसरा देश चीन। हाइड्रोजन ट्रेन को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा? जर्मनी वर्ल्ड में। दूसरा नंबर चीन का है। एशिया का पहला हो गया चीन, वर्ल्ड का पहला हो गया कौन भैया? जर्मनी। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन फ्यूल की बात चल रही है, तो भारत में भी इसकी शुरुआत हो रही है और बहुत जल्दी कहा जा रहा है कि भारत हाइड्रोजन फ्यूल के मामले में बहुत बड़ी पावर बनकर उभरने वाला है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जनवरी की बात करें तो जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी आप लिख लेंगे। अभी आप 9 जनवरी सभी जानते हैं। 9 जनवरी क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी शिक्षा दिवस। 12 जनवरी सॉरी विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 15 जनवरी सेना दिवस, थल सेना दिवस है। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी नेताजी जयंती को क्या बोलते हैं? पराक्रम दिवस बोलते हैं। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी मतदाता दिवस, उन सभी को जानते हैं। 28 जनवरी डाटा गोपनीयता दिवस। 28 जनवरी को राष्ट्रीय गोपनीयता दिवस। 26 जनवरी हर कोई जानता है। 30 जनवरी शहीद दिवस हर कोई जानता है। तो कुछ जानते हैं, कुछ हमने यहां पर लिख दिया है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। 28 जनवरी डाटा गोपनीयता दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अभी शुरू हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापित होगा। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित होगा? मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापित होगा। एज इट इज लिख लीजिए, जैसा बताया गया है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापित होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। कहां पर खोज की गई है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। और याद रखना, लिथियम का प्रयोग कहां होता है? बैटरी बनाने में, मोबाइल की बैटरी बनाने में लिथियम का प्रयोग होता है भाई। और आजकल जो है लिथियम का प्रयोग जो सोलर ऊर्जा की बैटरी हैं उनमें भी प्रयोग हो रहा है। और लिथियम की बैटरी का प्रयोग आपकी गाड़ियों की बैटरी, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, इनमें भी हो रहा है। तो लिथियम का भंडार 5.9 मिलियन टन का कहां खोजा गया? जम्मू कश्मीर में खोजा गया भैया जी। तो ये जो थी जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स थी। हमने कोशिश की कि सवाल सारे के सारे अच्छे हों, सारे टॉपिक अच्छे हों। ये कोशिश करके हमने आपके सामने इस वीडियो को पेश किया। ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। और ये जरूर बताएं कि वीडियो ऐसे ही लाएं हम या फिर लाइव लाएं। क्योंकि लाइव में क्या होता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स की वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश करें, लाइव में उनमें से संबंधित क्वेश्चंस बनाकर पेश करें। ठीक है, तो ये जरूर बताइए कि आपको किस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, आज की क्लास भाइयों इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम।